स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या रखा है अपने? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट सॉल्विंग थोड़ा थोड़ा जो कैपेसिटर से समझा है ना हम लोगों ने, सीरीज पैरेलल, उससे काफ़ी हेल्प इसमें मिलेगी। ओके चलो, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन बोलो, या सिंपली सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को समझ के लेना है वो है करंट। करंट के लिए नॉर्मली क्या सिंबल यूज किया हुआ है आप लोगों ने लोअर क्लास में? आई। स्मॉल आई, कैपिटल आई, बोथ आर ओके। लेट मी गो फॉर स्मॉल आई। बराबर है? चलिए इधर ध्यान देंगे। हाउ इज करंट डिफाइन एज? करंट का डेफिनेशन क्या रहेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेफिनेशन है। कभी वो डेफिनेशन सुना है वेलोसिटी का? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके जैसा थोड़ा थोड़ा फील देगा। एक्सेलरेशन भी सुना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिमिलरली वैसे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज यहाँ पे मतलब Q ले सकते हो और टाइम आप इसको T ले सकते हो, राइट? लेट मी गिव यू फ्यू सम अदर आइडिया एज वेल। ये एक कंडक्टिंग वायर है। इस वायर में और तुम्हारे वायर में फर्क बस इतना ही है कि हमारे पास जो नॉर्मली वायर हम लोग को दिखते हैं वो ऊपर से इंसुलेटेड भी होते हैं, कोटेड होते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर को टच ना कर रहे हों। और जो कंडक्टिंग कॉपर वायर होता है वो गोल्डन कलर का कुछ रहता है, ब्रास कलर का, जो भी है। बराबर? तो ये सीधा वो बनाया है मैंने, सीधा अंदर का कंडक्टिंग वायर है ना, अंदर का जिसके थ्रू एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा है, वो बनाया है। पूरा वायर नहीं है सच में ये, क्योंकि बाहर तो इंसुलेटर है ना। तो मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो? ठीक। तो अंदर क्या होता है सर? अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर फ्री प्रोटॉन्स नहीं होते? नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। प्रोटॉन्स तो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। तो मेन हीरो हमेशा हमारा इलेक्ट्रॉन ही रहा है काफ़ी टाइम से अब तो। बराबर? किसी एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है मुझे, जो कि रैंडम मोशन में रहता है। बराबर है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता हूं मैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैं पकड़ लेता हूं। बराबर है? ये रैंडमली मोशन करते हैं। मैं अभी फिलहाल इनका रैंडम मोशन नहीं बता रहा हूं। लेट मी नॉट टेक 3, मे बी विल जस्ट टेक 2। इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अभी अगर आप समहाउ एक सेल से कनेक्ट कर देते हो, दिस इज अ सेल, राइट? दिस सेल क्रिएट्स अ positive potential on this end of the wire and creates a negative potential on this end of the wire. So there is a potential difference along the wire. Excellent. इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में डेवलप हो जाएगी। कहां से कहां? ऐसा। क्या आपको मेरी बात समझ रही है? कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है? ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं? लाइक ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे? ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनको फोर्सेस लगेंगे, वो पीछे की तरफ लगने लगेंगे। तो ये लोग जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, ये ऐसा लेफ्ट की तरफ मूव करना चालू हो जाएंगे। सो नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी साइन कन्वेंशन ऑफ द करंट सेज साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो करंट होगा वो राइट में जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट होगा। फेयर एजम्पशन है। और सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या बोल सकते हो आप? अगर पॉजिटिव चार्ज राइट में मूव कर रहा है तो करंट भी राइट में ही मूव करेगा। पॉजिटिव जिधर करंट उधर, नेगेटिव जिधर करंट उसका उल्टा। समझे आप? करंट का मतलब बस इतना ही होता है, अगर चार्ज
मूव करने लगे, some displacement is there of that charge upon whatever time it took, that is current. अगर चार्ज मूव करना चालू करे तो करंट बोलते हैं उसको, उस प्रेजेंटेशन को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वायर में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा? ऐसा जाएगा करंट, विच मेक सेंस, क्योंकि सेल देख के आप बनाते हो ना ऐसा करंट, क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो गया। दिस वाज अबाउट द साइन कन्वेंशन, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट डू वी हैव? टाइप्स ऑफ करंट, फर्स्ट यूनिफॉर्म करंट, मतलब आप मान के चल रहे हो कि कांस्टेंट करंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म करंट। तो यूनिफॉर्म करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू वट एवर द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द वायर पर यूनिट टाइम, दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला। I इज Q अपॉन टाइम। क्या कभी कभी Q का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट दे दिया तो अच्छी बात है, पर क्या कभी कभी स्टूडेंट को NE भी यूज करना पड़ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से? हाँ। क्या उसको सभी चार्जेस का नॉलेज होना चाहिए सर? अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ये सब, हाँ, जो भी वो चार्ज पार्टिकल बोले, इतना जल्दी इतना इजीली तो नहीं दे पाएगा बेचारा वो क्वेश्चन बनाने वाला, ठीक है, इतना अभी तक। कौन मुझे इसका ऐसा यूनिट बता सकता है करंट का? नॉट फ्रॉम योर नॉलेज, फ्रॉम द फॉर्मूला। नॉलेज तो सबको पता ही है, एम्पियर है सर, सबको ऑलरेडी सबको पता है करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, या सुना तो होगा ही, बट क्या मुझे फॉर्मूला से बता पाओगे इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग सीधा कैपिटल C अपॉन S लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं? एम्पियर, कैपिटल A। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इतना क्लियर है सब लोग को? चलो, गुड इनफ। तो ये यूनिफॉर्म करंट है। दूसरा, एवरेज करंट। जैसे अपने पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हुआ करते थे ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही है, सेम है, ठीक है, इतना अभी तक। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज करंट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो, जिसको हम लोग डेल्टा Q लिख सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये एवरेज करंट हो गया, ठीक है। नॉर्मली इतना कोई फर्क आपको मिलेगा नहीं। हाँ, कौन से केस में आप बोलोगे कि यूनिफॉर्म करंट और एवरेज करंट एक ही बात है? अगर करंट यूनिफॉर्म होगा ना, तो उस केस में एवरेज करंट यूनिफॉर्म करंट के बराबर ही होगा। लेकिन अगर करंट वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब सर टाइम के साथ जो चेंज हो रहा हो, तो उस केस में शायद से यूनिफॉर्म करंट तो डिफाइन करने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज करंट यूनिफॉर्म है ही नहीं। उस केस में एवरेज करंट निकालने बोलेंगे आपको, बराबर है। चलिए कंटिन्यू। लास्ट टाइप का करंट विच इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था ना, तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। दिस इज इंपॉर्टेंट। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या आपको याद है जब भी अपने सिलेबस में एक डेफिनेशन ऐसा आता है तो इसके रिलेटेड मैं आपसे 4 चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ? कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? वो पूरा स्टोरी क्या है? जब Q का इक्वेशन दिया होगा टाइम के टर्म्स में, पहला, जब Q का इक्वेशन दिया होगा टाइम t के टर्म्स में, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब Q का इक्वेशन दिया होगा टाइम के टर्म्स में, मतलब Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब डिफरेंशिएट करने पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के करने पे क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। समझे आप मेरी बात इतना? ये पहली बात है। दूसरी क्या बात है? ग्राफ के रिलेटेड, जब Q वर्सेस T का क्या ग्राफ दिया हो, तो स्लोप निकालने पे इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा।
क्या ये दो बातें क्लियर है सब लोग को? बराबर है। तीसरा चौथा फॉर्मेट बताने से पहले डू यू रिमेंबर कि हम लोग को पहले इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। इधर ही मैं ग्राफ की बातें इधर बना दूं सीधा। Q वर्सेस T का अगर ग्राफ दिया हो तो उसके क्या करने से, ये स्लोप, स्लोप इसको बोलते हैं ना, स्लोप निकालने से I मिलेगा, ठीक है। बिफोर आई राइट द नेक्स्ट टू, वहां पे पहले इक्वेशन को पहले मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा ना। रीअरेंज करने का मतलब क्या होगा, ये dt I के बाजू में आ जाएगा, यानी कि I dt इज इक्वल टू क्या, dq, एंड देन आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा मुझे, q इज इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लो। द टोटल चार्ज फ्लो इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब इसके रिलेटेड दो बातें लिखनी है आपको, क्या दो बातें होंगी, कौन बता सकता है मुझे? जब I का इक्वेशन t के टर्म में दिया रहेगा उसको इंटीग्रेट करके डेल्टा q, बराबर। और चौथा बात, I वर्सेस t का ग्राफ दिया रहेगा उसके एरिया से डेल्टा। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये नेक्स्ट दो पॉइंट आप खुद लिखने का ट्राई कीजिएगा, ओके। और इसके बाजू में जो ग्राफ बनाना है मुझे, वो कैसा बनाना है, करंट वर्सेस टाइम का कोई भी ऐसा ग्राफ बना लिया, ठीक है, कोई भी ऐसा ग्राफ बना लिया, इसका कोई ना कोई स्टार्ट और कोई ना कोई एंड होगा, ठीक है ना। ये दो टाइम इंटरवल हो जाएगा इतना, इसके अंदर का एरिया विल गिव द टोटल चार्ज फ्लो, ठीक है। लिख सकते हो खुद से आगे के दो चीजें, चलो ट्राई करो, लेट्स स्टार्ट। चलो ठीक है, चलो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, तब भी आपने बुलाया। मेरे क्लास में फुल रहा है। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है? When I is given as a function of t, जब integrate to करंट I का इक्वेशन दिया हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि t, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब क्या करने पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे टोटल चार्ज फ्लोन मिलेगा, यानी कि डेल्टा Q। और लास्ट पॉइंट क्या होगा अपना, जब I वर्सेस T का ग्राफ दिया हो तब क्या करना है, एरिया अंडर कर्व निकालने पे डेल्टा Q मिलेगा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके रिलेटेड है वो है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मतलब कौन सी वेलोसिटीज पे बात करनी, वो मैं बता रहा हूँ अभी। एक तो है रैंडम वेलोसिटी, एक तो है रैंडम स्पीड, रैंडम वेलोसिटी, दूसरा होगा स्पीड ऑफ लाइट, और तीसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तीनों का क्या मतलब है और क्या रिलेवेंस है वो मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला कौन सा बोला मैंने, रैंडम वेलोसिटी या रैंडम स्पीड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 10⁵, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। हमें इसकी वजह से करंट नहीं मिलता है, बट ये होती है। कोई भी वायर में
कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं पकड़ूं तो उसके पास ऐसा रैंडम मोशन तो होता ही है जिगजैग पैटर्न का। एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास ऑलरेडी ये रैंडम मोशन, जिसको थर्मल मोशन भी बोलते हैं, दिस रैंडम मोशन इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन यानी कि जब भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, तब ये बिहेवियर तो रहेगा ही इलेक्ट्रॉन के पास, उसके पास रैंडम मोशन तो रहेगा ही। ठीक है, इतना अभी तक। इसके पास घूम फिर के तो वापस वहीं पे आ जाना है ना जहाँ से स्टार्ट किया था। सो देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, सो यू डोंट गेट एनी करंट ड्यू टू इट। ओके, पर बहुत हाई होती है ये वाली। फाइन। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कि c रहता है, और c का वैल्यू कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही लाइट का स्विच चालू करते इंस्टेंटली लाइट चालू हो जाती है, बराबर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो जहां वहां पे थे, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते कभी। द मोमेंट यू स्टार्ट द स्विच, इट इज एन आर ऑब्जर्वेशन ये जो अपना ट्यूबलाइट है वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। होता ये है कि द इंफॉर्मेशन एंड द एनर्जी हैव क्विकली रीच्ड देयर एट दिस स्पीड। ये वही स्पीड है जो इंफॉर्मेशन और एनर्जी फटाफट वहां पर ट्रैवल कर जाती है। वहां के इलेक्ट्रॉन सच में वहां तक नहीं पहुंचते। एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम देता है, ऐसा फटाफट वो मोमेंटम प्रोपोगेट करवा देता है पूरा, और एनर्जी के साथ साथ और इंफॉर्मेशन के साथ साथ। ट्राई एंड रिलेट टू दिस। एक सिग्नल पे, ट्रैफिक रेड सिग्नल, सब लोग खड़े हैं, जैसे ही ग्रीन होता है, दैट इंफॉर्मेशन दैट द सिग्नल इज ग्रीन इज प्रोपोगेटेड इंस्टेंटली टू ऑल द व्हीकल्स। बट क्या सबके सब व्हीकल चल पड़ते हैं क्या तुरंत? इट टेक्स सम टाइम फॉर दैट व्हीकल टू क्रॉस दैट सिग्नल। बस वही लॉजिक है। ओके, द एनर्जी का जो स्पीड है ना, मतलब द सेटअप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर इज एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड of setup of electric field in the wire is this fast, is this much faster। ठीक है। तीसरे टाइप की स्पीड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड है इन तीनों में, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट कि अभी आगे जाके आप इन दोनों के बारे में सुनोगे भी नहीं, यही मेन हीरो है। ठीक है, ऐसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। स्टार्ट करते हैं। जब आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करवा दी बाय यूजिंग बैटरी, बराबर ना, तो जो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा था ना, ऐसे 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 ऐसे, वो अभी क्या करना चालू कर देगा? ध्यान से देखना क्या होगा, देखो क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अपना रैंडमनेस गिव अप नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन अपना जो रैंडमनेस है वो गिव अप नहीं करेगा, बट उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना चालू हो गया इस प्लस की वजह से, तो वो धीरे धीरे ऐसा आ जाएगा। डू यू सी द डिफरेंस? सटल, एकदम स्लाइट डिफरेंस। कैन यू सी कि वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया? क्या लेफ्ट की तरफ वो ड्रिफ्ट हो गया इस फ्लो में, इसलिए इसका नाम है ड्रिफ्ट। धीरे ऐसा आ गया, ऐसा आ गया और ऐसा आ गया। क्या आप देख सकते हो कि नेट फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज डिफरेंट दिस टाइम? नहीं देख पा रहे तुम लोग? समझ पा रहे हो कि पहले तो वो घूम फिर के वहीं आ रहा था, जिगजैग पैटर्न रैंडम मोशन, लेकिन अब वो जिगजैग तो अभी भी कर रहा है, लेकिन देयर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नाउ। दिस नेट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, करंट आपको इसकी वजह से मिलता है। चार्ज जैसे ही फ्लो करना चालू करे, करंट सेटअप होता है ना, तो ये वो इसकी वजह से मिलता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट सेटअप होता है। ठीक है, लास्ट से हटाऊं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अप्रोक्सीमेटली होती है
10⁻⁵ या -4 ऐसा कुछ स्पीड्स पे काम करता है, काफ़ी स्लो है बोलने का मतलब। हर बुक में ये वैल्यूज़ अलग अलग देते हैं, इसलिए आई डोंट वांट टू स्ट्रेस मच अबाउट इट दिस वैल्यूज़, ठीक है ना। HCV देखोगे कुछ और मिलेगा, अपना मॉडल देखो कुछ और मिलेगा, टेक्स्ट बुक में पता नहीं कुछ और मिलेगा, बट जस्ट नो दिस कि दिस इज़ वेरी स्लो बट स्टिल वी गेट करंट ड्यू टू दिस। दिस इज़ वेरी फास्ट विच इज़ द स्पीड एट विच दैट लाइट करस्पॉन्ड्स, ठीक है। और ये काफ़ी फास्ट है जिसकी वजह से कुछ नहीं मिलता हमें, ये थर्मल मोशन की वजह से। ओके चल नेक्स्ट टॉपिक। CBSE के हिसाब से ये एक डेरिवेशन है, HSC में चैप्टर इधर तक है नहीं। HSC में चैप्टर करंट लाइट से थोड़ा बीच में से स्टार्ट होता है, ओके, क्योंकि उन्होंने 11th में ही करंट ले लिया था उनके हिसाब से। CBSE में तो पूरा करंट है एक साथ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग को डिड्यूस करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाला है नया एक, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्मॉल एन करके एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो। मतलब क्या है इसका सर? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन वॉल्यूम। एज द नेम डेंसिटी सजेस्ट, इट इज समथिंग अपॉन समथिंग। It is number of charge per unit volume. I think didn't get the opportunity to know this। क्या अभी तक कोई भी चैप्टर में इसका मौका तो नहीं मिला ना बताने का? ठीक, ये आपको इस चैप्टर में तो आ ही रहा है, और एक लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें भी आएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, इसका कोई ऐसा यूनिट ट्राई करेगा बताने का? पर मीटर क्यूब, क्योंकि नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता है तो डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। बाद में लिखने का टाइम दूंगा, पहले पढ़ लो समझ लो मेरे साथ, ठीक है। पर मीटर क्यूब हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो ये एक टर्म काम आने वाला है। बाकी अपने वायर का ज्योमेट्री तो काम आएगा ही आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्री सर? एक तो लेंथ ऑफ द वायर, और एक अगर ये मोस्टली तो वायर सर्कुलर ही लिया जाता है तो मतलब बोल सकते हैं कि रेडियस दिया होगा, या फिर सीधा आप किस पे फोकस करो, पूरा एरिया पे। मेक सेंस? अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वायर है तो एरिया का फॉर्मूला πr² हो जाएगा। किसी को डायमीटर के टर्म्स में फॉर्मूला पता है एरिया का? πd²/4 भी होता है। ऐसे तो सेफ साइड रहने के लिए सभी बच्चे डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर ही देते हैं, फिर यूज़ कर लेते हैं चाहो तो, लेकिन डायरेक्ट डायमीटर के टर्म्स में ही पता होना चाहिए, राइट। तो कुछ ज्योमेट्री, कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी पे जाता है ये, और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। ई तो पता ही है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बस इनमें काम हो जाएगा अपना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। करंट के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल N इंटू स्मॉल ई, बराबर है कैपिटल N इंटू स्मॉल कैपिटल N इंटू स्मॉल ई अपॉन टाइम, बराबर है। हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर? कैन यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला? मतलब इसको हम लोग N/V लिख सकता हूँ ना मैं, तो N की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? स्मॉल n इंटू वॉल्यूम वाला V, बराबर। ये V से थोड़ा संभाल के रखना, V बड़ा वाला V ले रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैं VD लूंगा, और वॉल्यूम के लिए V में कैपिटल ले रहा हूँ। इस चैप्टर में पोटेंशियल भी आएगा, जो भी वापस V होगा उसको भी कुछ अलग सिंबल ले लेंगे अपन। फिलहाल वॉल्यूम है ये वाला, ठीक है। चलो लेट्स कीप कंटिन्यूइंग। N की जगह पे क्या लिख सकता हूँ एनीवन? अगर स्मॉल n इज n अपॉन वॉल्यूम, और इधर ही कर दूँ क्या? वॉल्यूम की जगह पे क्या राइट? एरिया इंटू लेंथ, अग्री लिख सकता हूँ ऐसा। अब मुझे बताओ कैपिटल N की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल n A L, और यहाँ पे E बाहर और नीचे T बाहर, बराबर। व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम? व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम? वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? N A V D और E, अग्री। इसको एक फॉर्मेट में लिखते ताकि याद रखने में इजी आ जाए। कोई इसे NEAVD लिखना प्रेफर करता है, कोई उसे NEVDA लिखना प्रेफर करता है, तुमको जो जमे वो। सालों से मैं तो पहला वाला फॉर्मेट प्रेफर करता हूँ, NEAVD। बस रिसेंटली लास्ट ईयर एक रिपीटर वाले स्टूडेंट ने मेरे को नया सिखाया, सर I इज इक्वल टू नेवड़ा। मैंने बोला ठीक है बढ़िया है। वो NEVDA लास्ट का फॉर्मेट है ना, वो कैसे भी करके याद रखने से मतलब है वैसे तो, ठीक है। मैं तो सालों से यही सिखा रहा था बच्चों को। उसने बोला सर ये बताओ, ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल टू NEAVD, वेयर स्मॉल n मीन्स
नंबर डेंसिटी जो वो देंगे, इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी। कॉपर का अलग होगा कि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, स्टील का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, ऐसे अलग अलग कंडक्टर्स का अलग अलग होगा, फैक्ट वैल्यूज है। स्मॉल ई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एट दिस पॉइंट 1.6 into 10⁻19. A is area of that thick wire which is again in the control of the maker, जो बनाएगा ज्योमेट्रिकल उसके कंट्रोल में कि वो वायर कितना थिक बनाना है, कितना थिन बनाना है। समझ में आ रही है बात? VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, मे बी विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में और जानने का मौका मिले, बट एट दिस पॉइंट ये भी हमारे लिए एक मटेरियल प्रॉपर्टी है कि अलग अलग मटेरियल के अंदर के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। इधर से सब क्लियर है सबको? स्टार्ट कर दो लिखना, चलो। चलो now there is something called as current density. करंट डेंसिटी और इसका सिंबल होगा J और इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन बनाया, मतलब इट्स अ वेक्टर, इट हैज अ डायरेक्शन। ठीक है, करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, मेक सेंस? समथिंग अपॉन समथिंग तो चाहिए था, इसमें करंट पर यूनिट एरिया है। ओके, और करंट का J का डायरेक्शन मोस्टली वही होता है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्शन रहता है। ओके, और प्रिसाइसली आई शुड से J का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होता है। ओके, चलो लेट्स कीप गोइंग। पर मेरे पास पहले से करंट का तो फॉर्मूला है ना, तो करंट का फॉर्मूला NEAVD था और अपॉन एरिया था, एरिया कैंसिल, तो क्या बचा J का फॉर्मूला NEVD। ओके, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा लग रहा है। फाइन, रिलेशन बिटवीन current density and electric field, current density and the electric field develop in the conducting wire। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको बोला गया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से? 0 होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो वायर एक कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फुल डेवलप होती है। क्यों ऐसा? तो द की डिफरेंस इज, हाँ, की डिफरेंस इज कि चार्जेस उसके अंदर स्टैटिक होते हैं, इसके अंदर चार्जेस मूविंग होते हैं। तो आप वो पॉइंट पूरी तरीके से आप नहीं इसको फॉलो कर सकते, या आई शुड से वहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद के डेफिनेशन को कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्टेशनरी कंडक्टर, अ स्टैटिक कंडक्टर इज 0, मतलब इसके अंदर चार्जेस स्टैटिक सिचुएशन में हो। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही कंडक्टर के अंदर है। देखो चलिए, तो करंट डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मैं हटाऊं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। J इज इक्वल टू सिग्मा E। आई थिंक कुछ लोगों को शायद सिग्मा का मीनिंग पता हो, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। J इज इक्वल टू सिग्मा E को कंडक्टिविटी। अच्छा, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, बराबर ना, फेयर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज, तुक्का मारना हो तो रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी रो। सो मैं बोल सकता हूं कि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, और जिसको आप J इक्वल टू रो ई लिख रहे थे, अब वो आप लिख सकते हो E इक्वल टू रो J। ठीक है, तो काफी शॉर्ट डेफिनेशंस है इसके इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के, बराबर। काफी क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हो गए आउट ऑफ सडन, बराबर। तो J और E ये भी हो गया। नाउ व्हाट विल डू इज विल रिलेट काइनेमेटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर।
inside that wire, since the particles are having some velocity, electric field, तो इसको काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट करना चालू करते हैं अपन, ठीक है, जिसका नाम होगा माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ राइट साइड का हटा दूं. माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. चलिए, the acceleration experienced by the electrons in the electric field is given by acceleration is equal to force upon mass, तो पता ही है, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, E इंटू कैपिटल E करके एक होता है. हैव यू सीन दिस फॉर्मूला बिफोर? फोर्स इज चार्ज इन क्यू ई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कैपिटल ई, चार्ज इन सॉरी ई स्मॉल इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम, बराबर लग रहा है, ए इज इक्वल टू दिस. तो ये एक्सेलरेशन आ गया. तो वेलोसिटी कितना गेन कर लेंगे वो पार्टिकल्स, v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी. अगर मैं सभी का एवरेज निकालने जाऊं, इन सभी का एवरेज निकालने जाऊं, एवरेज u तो जीरो हो जाएगा, और एवरेज v को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं. एवरेज t को हम लोग टाउ बोलेंगे, कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज u जीरो, एवरेज v को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो ये पुट करोगे, t की जगह पे टाउ लिखना है, तो क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो प्लस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ. क्या मेरी बात समझी आपको? शाबाश. VD इज इक्वल टू जीरो प्लस ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ. ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन हम हमारे करंट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. तो क्या आ जाएगा, पुट दिस इन I इज इक्वल टू NEAVD. क्या हो जाएगा फिर, Therefore I इज इक्वल टू छोटा n की जगह पे छोटा n, E की जगह पे A की जगह पे VD की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं अपन, E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ. सही लग रहा है अभी तक? कुछ सिंप्लीफिकेशन एनीवन? ये एरिया को I के नीचे लेके जाऊं तो J हो जाएगा अपॉन A इज इक्वल टू NE स्क्वायर और क्या, टाउ अपॉन M इंटू E. सही लग रहा है अभी तक? देखो जरा रीअरेंजमेंट अपनी जगह पे सही है, ठीक है. ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी एक डेरिवेशन है सीबीएसई के लिए, ठीक है. ये देख रहे हो बोर्ड पे, इसके आगे आई की आई बाय ए की जगह क्या लिख सकता हूं, J इज इक्वल टू एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई. क्या ये थोड़ा उसके ऐसा लग रहा है क्या, ये इसके ऐसा लग रहा है क्या, जो अभी तक हमारे लिए कांस्टेंट था कंडक्टिविटी, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला मिला है. नहीं समझ में आया तुम लोग को? J की जगह पे सिग्मा ही लिख सकता हूँ क्या, अरे J की जगह पे सिग्मा ही लिख सकता हूँ ना. तो एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, और ई और ई कैंसिल, तो मेरे पास एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम. ऑब्वियसली हमारे पास एक साथ रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला आ गया, रेसिप्रोकल बोल के. समझा आपको इतना? तो ये प्रूव किया मैंने कि कंडक्टिविटी एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है. जरा देखोगे तो फॉर्मूला में क्या आ रहा है कंडक्टिविटी के, एन मटेरियल प्रॉपर्टी, ई कांस्टेंट, टाउ मटेरियल प्रॉपर्टी, एम यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल. ठीक है, अभी ओम्स लॉ आप लोगों ने सुना हुआ है ना कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट वाला, तो वो हम लोग को लाना है कहीं से सामने. ठीक है, चल
we know that potential difference across wire is given by, क्या ये फॉर्मूला सही है? V इज इक्वल टू ई इंटू एल। ये फॉर्मूला देखा है पहले कब ने? V इक्वल टू ई डी, V इक्वल टू ई इंटू लेंथ। इस बार वो डिस्टेंस L है तो मैंने L लिया हुआ, बराबर है इतना। V इक्वल टू ई इंटू एल। ई की जगह पे मैं कुछ लिख सकता हूं क्या ऊपर किसी भी और जगह से? ये एकदम ऊपर वाले में ई, जैसे अभी ये यहां पे तो पता चल गया एनी स्क्वायर टाउ बाय एम क्या होता है? रो होता है ना वो, तो उसका भी यूज कर सकता हूं वहां पे। मुझे यहाँ पे मुझे इसका यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ इक्वेशन का नंबर लिख लेता हूँ, समझो 1 लिख लिया मैंने अपन ने इसको, ठीक है। फ्रॉम 1 देयरफॉर ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे V अपॉन एल चलेगा। पुट दिस इन इक्वेशन 1, जो अपन ने जिसको 1 मार्क किया ना उसके अंदर ये पुट कर देना, E इज इक्वल टू वी बाई एल, बराबर है। ये लेफ्ट साइड हो गया क्या लिख के? पहले ही लिख लो, चलो। चल चल आगे बढ़ रहे हैं। आपको ओम्स लॉ एक्चुअली पता है? V इक्वल टू आई आर कुछ होता है, सुना है? और ये पता है आर का भी खुद का एक फॉर्मूला रो एल बाई ए। बस ये दो चीज़ें जो हमको पहले से पता है वो ही हमारे फाइनल रिजल्ट है जो मुझे लाने हैं, ठीक है। तो जैसे देख लो इसी साइड से आ जाएगा अभी अपने को। क्या बोला मैंने? लास्ट स्टेप क्या था? ई इक्वल टू वी बाई एल पुट करना है उस इक्वेशन नंबर 1 में, बराबर। तो क्या लिखेंगे? आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ई की जगह पे क्या है? वी अपॉन एल। अच्छा, इस बार जो वी है ये पोटेंशियल वाला वी है। इस बार जो ये वी है ये पोटेंशियल वाला वी, कैपिटल वी बना हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा ऊपर से वहाँ पे ये पोटेंशियल का वी ऐसा टेढ़ा भी किया हुआ। चलो लेट्स कीप गोइंग। एनी सिंप्लीफिकेशन एनीवन कैन सजेस्ट? ये एनी स्क्वायर बाय टाउ बाय एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? या तो सिग्मा या तो 1 बाय रो, बट आई वुड प्रीफर टू राइट 1 बाय रो। तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन रो V अपॉन एल, सही है। V को आइसोलेट करना है, कोई मुझे बता सकता है ये स्टेप? मुझे V को आइसोलेट करके चाहिए। V इज इक्वल टू मुझे आइसोलेट करके चाहिए आई रो एल ए। थोड़ा थोड़ा लग रहा है ओम्स लॉ अभी आपको पता है? पुट रो एल बाई ए को क्या कर सकता हूं मैं? इसी को हम लोग R बोलते हैं। वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। क्या यही तो ओम्स लॉ है? ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ को प्रूव किया है, हमने एज्यूम नहीं किया है। स्कूल में जब था ना 10th में 9th में, तब ऐसा बोला था डायरेक्टली, V प्रोपोर्शनल टू आई, V इक्वल टू आई आर, उसको ओम्स लॉ बोला था। इस बार इसमें ऐसा नहीं बोला, इस बार प्रूव किया है पूरा कि V इक्वल टू आई आर कैसे आता है। और ये भी प्रूव किया कि R का फॉर्मूला रो एल बाई क्यू है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? ठीक है। चल नोट, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, बराबर। अगर आपको ये फॉर्मूला के बारे में मैं पूछूं तो R किस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी, और लेंथ अपॉन एरिया यानी कि ज्योमेट्री। तो किस किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस आपका? मटेरियल एंड ज्योमेट्री, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता
है, सुन रहे हो यहाँ पे? किस पे? टेम्परेचर पे। वही हो गया ना, मटेरियल टेम्परेचर से बिहेव करता है तो वैसा। अच्छा, अगर मुझे इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना हो तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इज वॉल्यूम अपॉन लेंथ, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, सो एरिया इज वॉल्यूम अपॉन लेंथ ना। तो अगर मैं एरिया की जगह पे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को वी काट रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो वॉल्यूम वाला वी है, और लेंथ ऊपर जाएगा तो लेंथ कितनी बार आ जाएगा? स्क्वायर। सिमिलरली मैं लेंथ की जगह पे क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो नीचे एरिया कितनी बार आ जाएगा? स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस के ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। पहला फॉर्मूला कहता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरा फॉर्मूला कहता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तीसरा बोलता है रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल। तो कब किसका सुनना है? डिपेंड करता है क्या आपको उस फॉर्मूला की बाकी टर्म्स के बारे में नॉलेज है क्या। डिपेंड करता है कि आपको उस फॉर्मूला में आने वाली, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वट एवर यू चूज टू यूज, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि उस फॉर्मूला के सभी टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, लेट्स से अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका लेंथ एल है और इसका एरिया ए है, अगर मैं एक और रेजिस्टर सीरीज में ऐसा लगा दूं तो जो लेंथ है वो कैसी हो गई? डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मेक सेंस? रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस 2R है। अभी अगर आप एक रेजिस्टर को, ध्यान से सुनना अभी, इफ यू स्ट्रेच दिस वायर टू 2L, अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल करो तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4R, क्योंकि L डबल करने पे 2 का स्क्वायर 4। समझा? स्ट्रेचिंग के केस में ये यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जब मैंने एक और वायर सिंपली ऐड किया तो वाज द वॉल्यूम सेम? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है? नहीं है। इसका और इसका क्या सेम है? एरिया। इसलिए आई हैव चोजन दिस। तो व्हेन यू ऐड अनदर वायर यू यूज दिस, बट इफ यू स्ट्रेच अ वायर यू यूज दिस। समझ में आया कौन से केसेस में वॉल्यूम वाले फॉर्मूला यूज करना है? स्ट्रेचिंग में, रीमोल्डिंग में, कंप्रेशन में, जिसमें वॉल्यूम चेंज, वो तब ये यूज करना। आपको समझा कब यूज करने बोल रहा हूं मैं? ये स्ट्रेचिंग में, रीमोल्डिंग में और कंप्रेशन में। फाइन। इफ यू टेक अनदर आइडेंटिकल वायर देन यू यूज दिस फॉर्मूलास। ओके, ओम्स लॉ में ग्राफ जो बनवाते हैं स्टैंडर्ड, वो ये बनता है V वर्सेस I का ग्राफ। तो कैसा दिखेगा ग्राफ V वर्सेस I का? एनीवन सुना होगा ना, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। तो ग्राफ कैसा रहता है? स्ट्रेट रहता है। इतनी मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, V ये ऐसा ग्राफ रहता है। और इसका स्लोप से रेजिस्टेंस मिलेगा कि इसके एरिया से? इसके स्लोप से मिलेगा, थीटा। स्लोप से रेजिस्टेंस, बिकॉज V बाय I ना, Y बाय X। मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जो ये ग्राफ फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक मटेरियल, और जो ये ग्राफ फॉलो नहीं करता है उनको बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। सेमीकंडक्टर इज अ नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग बिहेवियर शो करता है। नॉन ओमिक मटेरियल या वायर, एग्जाम्पल होगा I वर्सेस V का ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। स्ट्रेट तो नहीं है ना, स्ट्रेट तो नहीं लग रहा ना। ये नॉन ओमिक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर इज एन एग्जांपल। क्या ये नोट वाली बातें क्लियर है आपको? टेम्परेचर का इफेक्ट सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। आज अपन पहले सॉल्ट एग्जांपल जितने इसके रिलेटेड होते हैं ना वो सारे खत्म कर देते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्ट एग्जांपल नंबर 1 निकालो सब लोग।
मॉड्यूल सॉल्व एग्जाम्पल्स नंबर 1। सब लोग चले गए 1 पे? सब लोग, एवरीवन हैज द एक्सेस टू द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ इक्वेशन? q इज इक्वल टू, बोलेंगे 2t स्क्वायर प्लस 3। सो q का इक्वेशन दिया है टाइम के टर्म्स में। क्या पूछा है? फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो करंट हमने 3 टाइप के पढ़े ना, यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो आपसे कौन सा करंट पूछा गया इसमें? एक इंस्टेंटेनियस, बिकॉज किसी टाइम पे पूछा है ना। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं एनीवन? डिफरेंशिएट करके कर लेंगे अपन। I इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। तो मतलब क्या? d अपॉन dt, चार्ज का इक्वेशन क्या था? 2t स्क्वायर प्लस 3। 2 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है और 3 का डेरिवेटिव 0। तो आंसर क्या बचा? 4t। इसमें आप t का वैल्यू क्या डाल दोगे? 2। क्या इजीली आंसर आ गया? 8 एम्पियर। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? बराबर है। यही सब में अगर एवरेज करंट पूछा होता तो क्या करते? एक्स्ट्रा। अगर यही सब में एवरेज करंट के लिए आप डायरेक्ट t इज इक्वल टू 0 डाल देते तो q का वैल्यू कितना आता? इनिशियल चार्ज कितना आता? t इक्वल टू 0 पे 3। और t इज इक्वल टू 2 डालते तो चार्ज कितना आता? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 कूलम। और तो एवरेज करंट होता फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल, राइट? कितना चार्ज फ्लो बोलेंगे? 11 माइनस 3। और टाइम कितना है? 2। तो आंसर क्या आ जाता? 8/2 यानी कि 4 एम्पियर आता। क्या आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? इसी सम में अगर एवरेज करंट पूछा होता तो क्या होता? नहीं समझे? ब्रिज समझा ये वाला? क्लियर है? ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मुझे क्वेश्चन चेंज करना, मुझे बस इक्वेशन चेंज करना है चार्ज का। तो टाइम के टर्म आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अच्छे से रिवाइज करना है, बेसिकली फिर से थोड़ा सा ही रिवाइज करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो सब लोग। पढ़ो समीर, क्वेश्चन नंबर 2। An electron beam has an aperture 1.0 mm square. मतलब क्या होगा? अपर्चर का मतलब होगा ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जो जा रही है उसका एरिया दिया हुआ है ना। कितना दिया? 1 mm स्क्वायर। वो यूनिट देख के मेरे को समझा। अपर्चर वर्ड का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। वो अपर्चर का डायमीटर भी देते हैं कभी कभी अपर्चर का एरिया देते हैं आपके सामने। तो मुझे तो यूनिट देख के समझा कि उसने अपर्चर का एरिया दिया हुआ। एरिया वर्ड तो यूज नहीं किया ना उसने कहीं पे। समझा आपको कुछ? आगे पढ़ो। A total of 6.0 into 10 raised to 16 electrons go through. क्या है ये कैपिटल एन बोलेंगे इसको? 6 इंटू 10 रेज टू 16 इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। ओके, तो मतलब ये नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम बोलेंगे ना इसको, पर सेकेंड बोला है तो। समझा आपको ये एवरीवन? नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकेंड दिया हुआ है। आगे पढ़ो। Find the current and the current density in V. फाइंड करंट एंड करंट डेंसिटी। In V. बस इतना ही? चलो ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ करंट का फॉर्मूला होगा Q/T, यानी कि सीधा NE/T लिखूँ चलेगा? तो क्या N/T तो दे दिया डायरेक्टली, E का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा सम यहाँ से। और करंट डेंसिटी कैसे मिलेगा? करंट अपॉन एरिया। क्या करंट अपॉन टाइम? करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया ना। तो करंट आपको इधर से मिला और एरिया आपको दिया हुआ है। mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है। mm स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कैसे होता है? -6 स्क्वायर है -6। ठीक है, इतना खत्म करो। चलो कैलकुलेशन पूरा करना है खुद से आपको। सोल्यूशन भले ही पूरा दिया हुआ बट आपको कैलकुलेशन खत्म करना है खुद से पूरा। ओके जल्दी करो, स्टार्ट। कभी ना कभी उसको क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पढ़ ब्रिज क्वेश्चन नंबर 3। A charge 5
of go from A to B in 5 seconds. वेट 5 कूलम का एक चार्ज है और 5 सेकंड में वो ए से बी गया. ओके Find magnitude and direction of current. बस इतना ही. क्या टाइम पास है? 1. 1. और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का होगा. ए टू बी हो गया. करंट इज चार्ज अपॉन टाइम यानी कि 5/5 यानी कि 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन. पढ़ो अयान. A wire carries a current of 2 ampere. What is the charge that has flowed through its cross section in 1 second? How many electrons does this correspond to? फाइंड चार्ज एंड कैपिटल एन. बराबर. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम हो जाएगा. चार्ज का फॉर्मूला करंट इंटू टाइम. करंट कितना दिया? 2. 2 इंटू 1. क्या आंसर 2 कूलम है. और नंबर कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू Q अपॉन ई, बिकॉज Q इज इक्वल टू एन ही होता है. Q कितना दिया है? 2. वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. क्या कैलकुलेशन कर सकते हो खुद ही? डेसिमल हटाया तो 20. 20/16 इज 5/4. 5/4 इज 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है इतना. पढ़ो हमें 5th वाला. The current in a wire varies with time according to the relation I is equals to 3 plus 2t. 3 + 2t. ओके. और How many coulomb of charge pass across section? मन में नहीं पढ़ना है भाई, जोर से. फाइंड How many coulombs of charge pass across section of the wire in the हाउ मेनी interval between कूलम्स ऑफ मतलब क्यू पूछा है. ओके. t is equals to 0 to t is equals to 2. t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स. तो कैसे आएगा? क्या चार्ज का फॉर्मूला डेल्टा क्यू का फॉर्मूला इंटीग्रेशन आई डी टी लगाओगे आप, क्योंकि करंट वेरिएबल दिया हुआ है. 3 + 2t विथ डी टी और लिमिट्स है 0 से 4. चलो 3 का इंटीग्रेशन एनीवन, 3t. और 2t का t² अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल. तो आपका क्या आया? 3t + t². लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 3 × 4 + 4 का स्क्वायर. 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना. 12 + 16 कितना आ जाएगा? 26 के 28. 28 कूलम. क्या आंसर मैच हो रहा है मेरा उनके साथ? ठीक है. कैसे मालूम चला कि अभी कभी डिफरेंशिएट करना है कभी इंटीग्रेट? थियोरी के नोट्स रिफर करके उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब करंट का इक्वेशन दिया और टाइम के टर्म्स में, तब उसको इंटीग्रेट करके चार्ज मिलता है. तो फिर ये भी कैसे था? तो खुद बता इसमें और इसमें क्या फ़र्क है. सब स्क्वायर था. LHS में भी देख इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे. आई वहाँ पे क्यों है? हाँ, तो जब करंट चार्ज का इक्वेशन दिया और टाइम के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएट करना है करंट के लिए. वहाँ पे जो लिखा है ना सेंटेंसेस नोट्स, उसको ज़रा एक बार पढ़ वापस. समझा तेरे को? कहाँ लिखा है वो सेंटेंसेस दोनों बता. तो इस ये वाले के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज हुआ है बता, वो 4 में से. ये वाला नहीं. हाँ इसके बाद तो ये वाला होगा ना. नंबर 3 बराबर. पढ़ कोरल 6th वाला. नहीं और एक किस में? बी पार्ट भी था. इसका बी पार्ट भी है. तो तू ही पढ़ ले हमें. ए पार्ट के बाद बी पार्ट क्या है? और constant current would transport the same charge in the same time interval. यूनिफॉर्म कर एवरेज यूनिफॉर्म करंट चाहिए ना. तो I इज इक्वल टू Q/T. Q अपॉन T. Q का वैल्यू 28 ले लो और टाइम का वैल्यू कितना है? टाइम इंटरवल कितना है? 4. कितना आ गया? 7 एम्पियर. आंसर सही है. ठीक. पढ़ो कोरल 6th वाला. The dimensions of a conductor of specific resistance rho are shown below. Find the resistance of the conductor across AB, CD and Q. चलो डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले. डायग्राम मैंने सही बनाया. इसमें ये लंबी साइड A है, ये पीछे की चौड़ी साइड B है, और तो हाइट C है. क्या मैंने सही बनाया? उसको R इक्विवेलेंट चाहिए. पूरे का मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है. देख रहे हो सब लोग बोर्ड पे.
फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस ए बी, मतलब ए और बी। पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, बाकी दो पार्ट आपको करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? रो एल बाय ए होता है, राइट। आपको बहुत सोच समझ के बताना है कि एल और एरिया क्या लेना है। तो ये जो वायर है करंट यहां से भेज रहा है ना, तो लेंथ कौन सा लिया जाएगा इसमें से? ए बी के सी, क्योंकि सी के अलॉन्ग जा रहा है ये, तो लेंथ का वैल्यू सी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन बन जाएगा? ये ऊपर वाला, विच इज ए टाइम्स बी। क्या आपको कुछ समझ में आया क्या हो गया? सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट खुद से कर सकते हो। सेकंड पार्ट किसके बारे में पूछा है? आर सी डी। सी और डी किधर है? फ्रंट में और पीछे, बराबर। ये सी है और ये पीछे वाला डी है, तो लेंथ कौन हो जाएगा सी डी के लिए? ऐसे जा रहा है करंट, अंदर जा रहा है करंट ऐसा, बी विल बी द लेंथ अलॉन्ग विच इट इज ग्रोइंग, और एरिया ए सी। लास्ट आई थिंक ये इधर लेफ्ट साइड राइट साइड का बचा होगा ना कोई, तो क्या नाम है इसका? ई एफ। तो इसके लिए लेंथ क्या लोगे? ऐसा जा रहा है तो ए, और एरिया समझ में आ गया क्या करना है इसमें? ठीक है, 7th वाला पढ़ के रखो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। पढ़ देवांशी 7th वाला। The diameter of a copper wire is 2 millimeter. एक मिनट, डायमीटर 2 मिलीमीटर और रेडियस बोला तो 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। देखते जरूरत है कि नहीं। आगे If a steady current of 6.25 ampere is caused by करंट का वैल्यू 6.25 एम्पियर 8.5 to 10⁻28 per meter cube. क्या है ये? Number is वेरी गुड। 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, मतलब ये स्मॉल एन का वैल्यू। वेरी गुड, कंटिन्यू। flowing through it. The drift velocity of conduction electron VD इज बराबर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो इन सबको रिलेट करता हो? रुद्र, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो इन सबको रिलेट करता हो? I इज इक्वल टू NEAVD, बराबर। NEVDA। I की जगह पे क्या पुट करोगे? 6.25। छोटे n की जगह पे ये वाला वैल्यू, E की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। VD तो निकालना है। एरिया कैसे पुट करोगे? πr²। एवरीवन हैज टू सॉल्व दिस राइट नाउ। कहीं भी सॉल्व करो, रफ में जहाँ पे भी करना है करो, बट सबका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। स्टार्ट। चलो 1.4 I का वैल्यू 6.25 राइट, इज इक्वल टू n 8.5 इंटू 10⁻28। E का वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये VD और एरिया के लिए πr² यानी कि 10⁻⁻6। 10⁻³ और फिर स्क्वायर किया तो -6 आ जाएगा। ओके, अब सब कुछ 10 का पावर पे है। 6.25 इधर ले रहा हूँ, नीचे 8.5, नीचे 1.6, नीचे पाई, और 10 के पावर का क्या सर? -28 + 19 + 6, दैट इज इक्वल टू VD। इतना सही लग रहा है मेरे को? VD इज इक्वल टू 6.25, 8.5 और 1.6। डेसिमल दो तो एडजस्ट हो जाएंगे, 625 आ जाएगा ऊपर अपॉन 85 इंटू 16। पाई का रेसिप्रोकल 0.32। 10 का पावर क्या बच रहा है? 19 और 6 25, 25 -28 -3, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। मिलीमीटर पर सेकंड में चाहिए तो 10⁻³ भी एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। 5 का टेबल में इधर 1 आ रहा है, और 35 के लिए कितना? 7। इधर 5 का टेबल कितना? 125। लेट्स कीप गोइंग।
क्या आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्या करूँ? 125 नीचे 17 और 16 दो है 16 0.2 से काट दो। 16 और ऊपर 0.32। अच्छा 16 और 2 हो जाता है इधर, डेसिमल में 0.02 आएगा बराबर। और ये सीधा आंसर मैं लिख रहा हूँ mm पर सेकेंड में। 125 इंटू 2 कितना होता है? 250, तो 2.5 अपॉन 17 और ये mm। 17 का टेबल थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। 0.1, 17 1 17, कितना बचा? 8 बचा, 80। 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 68, फिर भी कितना? 80 ना, तो 12 बचा, 120। बस लास्ट एक नंबर अभी 120 के लिए 17 का कौन सा टेबल है? 7 नंबर क्या था ऊपर? 118 था ना, 120 120 था। हाँ तो ख़त्म हो गया, बस हो गया आंसर। उन्होंने क्या दिया? 0.15, तो इट वर्क्स। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। शिफा 8 वाला पढ़ो। In a wire of length 4 meter and diameter 6 mm, एक मिनट, लेंथ कितना? 4 मीटर, रेडियस बता दे सीधा 3 mm, और mm को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 10⁻³ मीटर। आगे पढ़। a current of 100 ampere is passed. 100 एम्पियर, The potential difference across the wire is found to be 16 volt. ओके। The resistance of wire will be. पूछा है तो ओम्स लॉ का कॉम्बिनेशन पर रो दिया है कहीं पे रेजिस्टिविटी। अच्छा खाली V इक्वल टू आई आर ना, तो ये लेंथ और रेडियस का क्या ही मतलब है? क्या एक कितना सवाल पूछा है? बस रेजिस्टेंस तो हो तो गया। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है? 15 अपॉन 100, तो मुझे आ रहा है 0.15 ओम। आंसर क्या दिया है? हो गया। पढ़ सोनल 9th वाला। If the distance of a wire formed by one cc, एक मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर फॉर्म बाय 1 वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10⁻⁶ मीटर क्यूब। आगे of copper be 2.46 ohm. 2.4 कैपिटल सी, The R का वैल्यू दिया ना 46 ओम। हाँ The diameter of wire is 0.32 mm. ओके। Then the specific resistance of wire will be. हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी ही होता है। वहाँ पे जाके लिख लो, जहाँ पे आपने रेजिस्टिविटी रो लिखा हुआ है ना पहले कहीं पे तो नोट्स में, वहाँ पे जाके लिख लो कि रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो रो आपसे पूछा गया, कैसे निकाला जाएगा? कौन सा फॉर्म इसमें? वॉल्यूम आता है और एरिया आता है। रो वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर, इससे हो जाएगा। समझे? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस एरिया स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट है। चलो मुझे कैलकुलेशन ख़त्म करके दो, सब लोग खुद से स्टार्ट करो एवरीवन। चलो मैं करता हूँ कैलकुलेशन। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2.46, एरिया का स्क्वायर, एरिया है पाई इंटू रेडियस कितना है? 0.16, यानी कि 16 इंटू 10⁻⁻5 लिखूँ चलेगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है? 10⁻⁻6। सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब इज 10⁻⁻6। 2.46 इंटू पाई का स्क्वायर 10 ले रहा हूँ मैं, 16 पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर और ये 10 हो जाएगा, आर का स्क्वायर। हाँ अब ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 एक और बार, और 10⁻10 का भी स्क्वायर 10⁻
20 R square. हाँ 2. नीचे 10⁻⁻6 ये -6 और -20 कितना -14 -14 और ये 0 -15 2.46 13 ना 2.56 2.56 -13 मैंने क्या बोला 14 सॉरी -13 और ये 2 डेसिमल में और यूज़ कर रहा हूँ 4 डेसिमल यूज़ कर लिया मैंने तो 10⁻⁹ ठीक है इतना अभी तक ये थोड़ा 2.5 से छोटा है ये थोड़ा 2.5 से बड़ा है तो दोनों को मैं 2.5 ले रहा हूँ 6.25 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁹ 6 5 30 6 2 12 6 6 36 5 5 25 5 2 10 12 6 5 30 31 5 2 10 2 2 4 6 2 12 0 0 1 8 10 0 1 4 5 10 1 6 1 16 into 10⁻⁹ सेंटीमीटर ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी उन्होंने किस में दिया है ओम सेंटीमीटर में तो 10⁻⁷ हो जाएगा सॉरी हाँ बराबर किधर है आंसर्स ऑप्शन में दिया उन्होंने कहाँ है अच्छा ये रहा 1 पॉइंट अच्छा एक और उसमें यूज़ करना है उसको सब कुछ सिंगल डिजिट में चाहिए तो मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁸ हो गया ओम मीटर ओम सेंटीमीटर में जाना है तो और ये 100 आ जाएगा यहाँ पे तो 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर दिस इज़ माय आंसर मज़ा आया क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये पढ़ पानिया 10th The potential difference across the wire of 10⁻³ centimeter square. एक मिनट हाँ 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया होगा ये फिर Cross section area and 50 centimeter length ओके is 2 volt. तो ये आपको पोटेंशियल भी दे दिया फिर When a current of 0.25 ampere ओके exists in the wire, calculate field strength in the wire, मतलब ई the current density, जे conductivity of the metal. सिग्मा बस चलो ई का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन एल V बाय एल ना V इक्वल टू ई एल होता है तो जे का फॉर्मूला हो जाएगा करंट अपॉन एरिया और सिग्मा के लिए क्या लगोगे ई इक्वल टू सॉरी जे इज इक्वल टू नहीं रो जे जे इज इक्वल टू सिग्मा ई था ना तो सिग्मा इज इक्वल टू जे अपॉन ई हो जाएगा अभी ये तीनों बराबर है ये खुद से कर लोगे आराम से 11th वाला पढ़ो सिद्धि The resistance of wire is 50 pi. एक मिनट 55 क्या 50 pi. Resistance. बस इतना ही ओम नहीं बोला है यूनिट उन लोग ने नहीं दिया देना चाहिए था 50 पाई तो मैं लिखा तो 50 और पाई अलग फिर Then the graph between log V and log I is log v वर्सेस log I. i बस इतना ही पूछा तो फिर ग्राफ अगर बनाना है तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू आई आर तो होता ही है बराबर है इधर ध्यान दो पर उसको जो चाहिए वो log वाला है तो अप्लाई log ऑन बोथ द साइड्स तो कैसा दिखेगा इक्वेशन क्या लिखूं log v इज इक्वल टू log i प्लस log r तो ये पूरा उन्होंने बोला है कि ये y है ये x है तो ये ऑटोमेटिकली ये c हो जाएगा ना y इक्वल टू mx प्लस c so it's a straight line 45 degree and y intercept is positive how would the graph look like straight line passing through log r value and going straight 45 degree log r this is log of v versus log of i ऐसे ही दिया उन्होंने सोल्यूशन No, this is a straight line but not passing. अच्छा उन्होंने एक लाइन दिया हुआ आई थिंक आई हैव ड्रॉन द बेटर ग्राफ क्लियर एवरीवन ठीक है कैसे समझा बेटा आपने
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m मतलब 1 ना स्लोप, और 1 स्लोप। फिजिक्स तो ऐसे ही बदनाम है। ट्वेल्थ वाला पढ़ा मैं। If a wire is stretched, स्ट्रेच इज द की वर्ड। फिर length and the new. अरे भाई क्या डिप्रेशन में पढ़ाई कर रहा है, बराबर पढ़ना। If a wire is stretched to double its length. ओके, find लेंथ the- को डबल किया हुआ है स्ट्रेच करके। ओके, Find its new resistance. क्या? Original resistance was R. R था, तो आपको R2 पूछा है, राइट? तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, सो देयरफॉर R2 इज 4 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि 4R। इजी इनफ, समझा कि समझाऊं? ठीक। 13th वाला कौन बाकी है? सिद्धि पढ़। The wire is stretched to increase. फिर से स्ट्रेच, ठीक है। To increase the length by 1%. ओ, तो इसको बोलते हैं डेल्टा L बाय L, 1% प्लस ना, इंक्रीज बोला है। तो आगे Find the percentage change in the resistance. यानी कि डेल्टा R बाय R। सोल्यूशन फिर से, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो एरर्स के चैप्टर से क्या हो जाएगा? डेल्टा R बाय R इक्वल टू 2 डेल्टा L बाय L, यानी कि 2 इंटू 1 2%। खत्म हो गए सारे? सबसे इजी था ये, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, स्ट्रेच करने पे एरिया कम भी होता है ना, तो कभी कभी वो एरिया का डिटेल भी दे सकते हैं। तो हमारे लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? R इज इक्वल टू रो V बाई ए स्क्वायर वाला यूज कर सकते हो। फिर आप समझ में आपको मेरी बात? माइनस लेना होता है कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं, स्ट्रेच करके रेडियस 1% से कम हुआ है, तो मुझे बताओगे कि रेजिस्टेंस कितने परसेंट से चेंज होगा? 2% डिक्रीज। आराम से मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, गलत जवाब मत दिया करो इतना जल्दी जल्दी। 1% से कम। 4% से। फिर से गलत जवाब, एक्स्ट्रा। स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस 1% से कम हुआ है, सो रेजिस्टेंस कितना परसेंट से चेंज होगा? 16% से कम। ये R क्या है? रेडियस, छोटा r मतलब रेडियस, और 16% से कम। सोल्यूशन, रेडियस में एरिया स्क्वायर नीचे आता है और एरिया के अंदर रेडियस स्क्वायर आता है, तो नीचे r⁴ आ गया पहले तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा R बाय R इज -4 डेल्टा R बाय R, पर इसका वैल्यू तो -1% है, तो आंसर है +4%, यानी कि इंक्रीज। डिक्रीज इंक्रीज का फर्क है। डिक्रीज इंक्रीज का गलती था, ऐसा बोल। हाँ। हाँ, फर्क गलत। क्या फर्क है? फर्क और करके उतना ही तेरा ये पूछने में है, गलत। ऐसा रखते हैं। ऑप्शन 2 रहेगा, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो डिक्रीज वाला जवाब माँ करेगा, पर होगा इंक्रीज वाला। किसको आर्ग्यू करने जाएगा कि क्या फ़र्क है? इसमें साइन कन्वेंशन लेना होता है एरर्स में। एरर्स में नहीं लेना होता, बट फ्रैक्शनल चेंजेस पे लेना होता। आप एरर्स नहीं पढ़ रहे हो, आप चेंजेस पढ़ रहे हो। फ्रैक्शनल चेंजेस में डिनोमिनेटर का माइनस लेना पड़ता है, चेंजेस एग्जैक्ट पता लगाना है। तो एरर्स में यू स्टे ऑन द सेफ साइड, और फिर वो मैक्सिमम हमेशा एरर के लिए निकालते हो आप। हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे, परसेंटेज एरर नहीं, ठीक है? तो जितना प्लान था उतना हो गया अपना कवर आज के लिए। चलो डन।